गुड आफ्टरनून बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा है हिस्ट्री फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट, जिसके अंतर्गत आज हम ले रहे हैं हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लेते हैं। देखिएगा, अंग्रेजों ने अपने बढ़ते हुए खर्च की पूर्ति और अधिक मात्रा में धन कमाने के उद्देश्य से भारत के पारंपरिक भू व्यवस्था में हस्तक्षेप करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में क्लाइव और उनके उत्तराधिकारियों ने व्यापक बदलाव न करते हुए बिचौलियों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली की। इसके बाद विभिन्न प्रशासकों ने विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था चलाई, जैसे इजारेदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। इसके अंतर्गत हम स्थायी बंदोबस्त कर चुके हैं। आज हम अपना लेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो करेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी कि सन 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में के तहत लगभग 51% भूमि आई। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायित्व थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं, बल्कि भूमि की क्षेत्रफल के आधार पर किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारहमहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। थॉमस मुनरो 1820 से ईस्वी से 1892 के बीच मद्रास का गवर्नर रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू किया। इसके तहत कंपनी और किसानों के बीच समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौली की भूमिका नहीं होती थी। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो द्वारा प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी माना गया। वह राजस्व सीधे कंपनी को देगा और उसे अपनी भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन कर न देने की स्थिति में उसे भूमि से वंचित होना पड़ेगा। इस व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष के तहत खेत की उपज का अनुमान कर उसका आधा राजस्व के रूप में जमा कराना पड़ता था। देखिए, रैयतवाड़ी का क्या अर्थ है। रैयत का मतलब होता है कृषक या किसान, और वाड़ी का मतलब होता है बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें रैयत का आशय था किसान या कहना चाहिए कृषक, और वाड़ी का आशय है प्रबंधक, अर्थात किसानों के साथ प्रबंधन। दूसरे शब्दों में रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्रचलित एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राज्य या सरकार किसानों के साथ प्रत्यक्ष तौर पर भू राजस्व का प्रबंध करती है। यह मद्रास, बम्बई, असम एवं सिंध का क्षेत्र में यह व्यवस्था प्रचलित थी। अर्थात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने कुल भूभाग का 51% भूमि पर यह उन्होंने पूंजीवादी विचारधारा, उपयोगितावादी विचारधारा उन्होंने लगाई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के पीछे सबसे अधिक पूंजीवादी विचारधारा तथा पूंजीवादी विचारधारा का मानवीय चेहरा उपयोगितावादी विचारधारा मुख्य तौर पे जिम्मेदार था। इस विचारधारा का केंद्रीय मान्यता था कि भूमि के ऊपर उस वर्ग का स्वामित्व होना चाहिए जो उस भूमि में अपना श्रम लगाकर फसलों का उत्पादन करता है, और यही वजह थी कि अर्थशास्त्री रिकॉर्डों के सिद्धांत से प्रभावित होकर जमींदारों को गैर उत्पादक वर्ग मानते हुए किसानों को ही भूमि का मालिकाना जो अधिकार है वो दिया गया था। इस पद्धति के तहत किसानों के साथ भू राजस्व का कर निर्धारण की
रिकार्डो के सिद्धांत पर ही आधारित था। जैसे कुल उत्पादन माइनस किसानों का कुल लागत और शेष कुल लागत जो थी, और इस शेष पर राज्य एवं किसानों के बीच फसल से प्राप्त आय का बंटवारा। ठीक है, क्या था ये चीज़? कुल उत्पादन माइनस किसान का कुल उत्पादन इक्वल टू शेष, और उस शेष पर राज्य और किसानों के बीच फसल से प्राप्त आय का बंटवारा। अब इसकी क्या विशेषताएं थी? इस पद्धति में भूमि का मालिकाना हक किसानों के पास था। भूमि को क्रय विक्रय एवं गिरवी रखने की वस्तुएं बना दी गई। इस पद्धति में भू राजस्व का दर वैसे तो 1/3 होता था, लेकिन उसकी वास्तविक वसूली ज़्यादा थी। इस पद्धति में भू राजस्व का निर्धारण भूमि के उपज पर ना हो करके भूमि पर किया जाता था। इस पद्धति में भी सूर्यास्त का सिद्धांत प्रचलित था। अब इसके प्रभाव क्या थे कि भू राजस्व का निर्धारण भूमि के उत्पादकता पर ना करके भूमि पर किया जाता था, जो किसान के हित के लिए सही नहीं थी, क्योंकि उत्पादन कितना होता है ये तो हम ध्यान ही नहीं रखते थे, केवल भूमि कितनी है उस पर कर लगाया जाता था। दूसरा है, इस पद्धति में भू राजस्व का दर इतनी ज़्यादा थी कि किसान के पास अधिशेष नहीं बचता था। परिणाम स्वरूप किसान महाजन के चुंगल में फंस जाते, और इस तरह जहाँ पर महाजन एक ही कृषक जमींदार के रूप में उभर कर सामने आने लगे। तीसरा प्रभाव क्या था कि इस व्यवस्था ने दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों के पास इतना अधिशेष नहीं बचता था जो कि वह कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश कर सके। परिणाम स्वरूप किसान क्रमशः गरीब दरिद्र आदि के कुचक्र में फंसते गए। फिर फोर्थ था कि इस व्यवस्था में फसलों के वाणिज्यिकरण प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, लेकिन इसका भी यह लाभ किसानों को प्राप्त नहीं हो पाया। यह लाभ सौदागर, सरकार और महाजन को प्राप्त हो गया। सब मिलाकर रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के सापेक्ष निसंदेह एक प्रगतिशील कदम था, लेकिन विद्यमान ढांचा जो था वो साम्राज्यवादी था, जिसका केंद्रीय उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करना था। ठीक है, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं कि क्या है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकरण भूमिदार भूमि का स्वामित्व होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायित्व होता था। भूमिदार के पास भूमि को रखने व बेचने का अधिकार होता था। भूमि कर ना देने की स्थिति में भूमिदार को भू स्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत से सीधा संपर्क होता था। रैयत का क्या मतलब था? मैंने बताया था आपको, कृषक, किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास, बम्बई और असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था को पहली बार 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया था। टॉमस मुनरो जिस समय मद्रास के गवर्नर था, उस समय इसके कुल उपज के तीसरे भाग को भूमि कर का अधिकार मानकर मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक लागू रही। इस व्यवस्था में सुधार के अंतर्गत 1855 ईस्वी में भूमि की पैमाइश तथा उर्वरकता शक्ति के आधार पर कुल उपज का 30% भाग लगान के रूप में निर्धारित किया गया था, परंतु 1864 ईस्वी में कंपनी सरकार ने भू-भाटक यानी भूमि का भाड़ा या किराया को उन्होंने कितना कर दिया? 50% निश्चित किया। बम्बई में 1835 में लेफ्टिनेंट विनगेट के भूमि सर्वेक्षण के आधार पर रैयतवाड़ी जो व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें भूमि की उपज की आधी मात्रा में सरकारी लगान के रूप में निश्चित की गई थी। कालांतर में इसे 66% से 100% तक के मध्य तक बढ़ाया गया। परिणाम स्वरूप दक्कन 1879 में
दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। बम्बई की रेतवाड़ी जो पद्धति अधिकांश लगान एवं लगान के अनिश्चित जैसे दोषों से मुक्त की थी। किसानों को इस व्यवस्था में अधिकांश लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि कर की इस नई प्रणाली का परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही भयानक रहा और धीरे धीरे जो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं जो भारतीय कृषि का रूप है वो बदलने लगा। अब उत्पादन के ऐसे साधन प्रयोग में लाए जाने लगे जिससे धन की आवश्यकता पड़ती थी। इससे मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन मिला।